हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स के 2 अथवा 3 नंबर वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 2 अथवा 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण फिजिक्स के पूरी किताब सेकंड की पूरा निचोड़ बताएंगे, जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना और 100% गारंटी है 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आप देख सकते हैं पूरी किताब के संपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन। अगली वीडियो में, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने प्रत्यावर्ती धारा तक करवाया था। इसके आगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसे फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश जब आता है किसी चिकने चमकदार तल से या सतह से टकरा गिरता है, प्रकाश जब किसी चिकने चमकदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। मतलब जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करवा देंगे कि आप केवल एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप याद कर लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिए। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। स्टूडेंट, ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसलिए इसे आप जरूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद है 23 नंबर, जिसे कहते हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र आप जानते होंगे किसे कहते हैं, एक चैप्टर है फिजिक्स में। तो तरंगाग्र, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं ये फिर से देख लेते हैं। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से परिभाषा आपको न क्वेश्चन बैंक में मिलेगी न बुक में। मैंने अपने मन से गूगल करके किताब से लिखा है। स्टूडेंट, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत ही सरल और बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं, यह भी एक चैप्टर है फिजिक्स में। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं, 2 तरंगों के किसी माध्यम में परस्पर मिलने के कारण जो प्रारूप बनता है उसे व्यतिकरण कहते हैं। 2 तरंगों के किसी माध्यम में परस्पर मिलने के कारण जो प्रारूप बनते हैं उसे व्यतिकरण कहते हैं। आप इसे केवल एक बार देख लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यह वीडियो पूरी जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। प्रकाश की आवृत्ति का निम्नतम मान जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्पादन उत्सर्जन पूरी तरह से बंद हो जाता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता अधिक क्यों ना हो, देहली आवृत्ति कहलाता है। स्टूडेंट, इसे भी आप जरूर याद कर लें। देहली आवृत्ति एग्जाम में पूछा जाता है। कार्यफलन किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है। इसे आप जरूर याद कर लें। स्टूडेंट, यह वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लिखना पड़ा, जिससे आप लोगों को एग्जाम के समय यह वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको लिखना ना पड़े। आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। कार्यफलन और देहली आवृत्ति, ये दोनों प्रश्न जरूर याद कर लेना, वरना पछताओगे बाद में। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है 27 नंबर क्वेश्चन, कि रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं अथवा रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। ये देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे
रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे अदृश्य किरणें स्वतः निकलती हैं और अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे अदृश्य किरणें स्वतः निकलती हैं और अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं, इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। ओके, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं? जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु से बीटा किरण तथा अल्फा किरण निकलती है, इससे परमाणु का भार तथा क्रमांक बदल जाते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय हो जाता है। यह घटना रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। उसके बाद आगे है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त द्रव्यमान के अंतर को ऊर्जा में परिवर्तित करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो स्टूडेंट, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में पछताओगे स्टूडेंट। इसके पहले मैंने 19 प्रश्न करवाया है फर्स्ट किताब का, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। रेडियो एक्टिव क्षय हो गया। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त द्रव्यमान के अंतर को ऊर्जा में परिवर्तित करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब उसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाए, जब कोई गामा किरणें फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है। आइए फिर समझ लेते हैं कि जब कोई गामा किरणें फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है। ओके, उसके आगे, और उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है। यह परिभाषा आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे बुक में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने किताब से, कक्षा 12 की किताब से ढूंढ कर लिखा है स्टूडेंट, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट, इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल भी तैयार कर लेना, छोड़ना मत। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक टूट जाता है। जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक टूट जाता है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यह बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, नाभिकीय विखंडन, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो या दो से अधिक नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन फिर से आइए देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है पीएन संधि डायोड। लास्ट चैप्टर का है ये प्रश्न, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो कि है पीएन संधि डायोड क्या है? तो पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं। पीएन संधि डायोड इसी को कहते हैं। उसके आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में बनी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? कोई भी प्रश्न है आपको केवल यही उत्तर लिख देना है। यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, यह परिभाषा आपको अच्छे से याद हो रही है कि नहीं? एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जा रही है कि नहीं? आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है 35 नंबर क्वेश्चन, कि सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल अर्थात सूरज सेल, सौर सेल कोई भी आप किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। सोलर सेल जो सूर्य के विकिरण अथवा प्रकाश के साथ क्रिया करने हेतु उपयुक्त हो, तो ऐसे सेल को सोलर सेल या सौर सेल कहते हैं। ओके, आपको समझ में आएगा। आइए फिर समझ लेते हैं। जो सूर्य की किरण से जो किरण आती है, विकिरण से
प्रकाश के साथ क्रिया करने हेतु उपयुक्त हो तो ऐसे सेल को सोलर सेल या सौर सेल कहते हैं। ओके, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट इमिटिंग डिवाइस अर्थात इसे ही एलईडी कहते हैं। जो बल्ब लगा होता है घर में सबके, इसे ही एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसी युक्ति है जो वाइसिंग बैटरी को विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यह वाइसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को, जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, विद्युत अर्थात लाइट वाली ऊर्जा, उसे विकिरण अर्थात रोशनी में, किरण में परिवर्तन कर देती है। इसे ही एलईडी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आएगा। और स्टूडेंट, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।